हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में स्वागत है। कल हमने क्या पढ़ा था? कक्षा 10 की केमिस्ट्री में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं या उनके बारे में जाना था। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही थी, रासायनिक समीकरण क्या थी और रासायनिक समीकरण बनाने के कुछ नियम थे, वो क्या थे, कल हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है आपने अभी तक तो हमारी पिछली क्लास जाके देखिएगा। अच्छा, कल हमने एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया कह रहे थे। तो योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कल हमने डिस्कस कर ली थी और आज भी देख लेते हैं। फिलहाल के लिए लिख के चलते हैं हम। संयोजन, ये तो हमने कल पढ़ ली। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसको कल हमने डिस्कस कर लिया था। संयोजन अभिक्रिया क्या था कि कम से कम दो पदार्थ क्या हो रहे थे, कम से कम दो पदार्थ आपस में संयोग कर रहे थे। क्या थे? कम से कम दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे थे? संयोग कर रहे थे, जुड़ रहे थे। और जुड़ने के बाद क्या बना रहे थे? एकल उत्पाद, मतलब अकेला पदार्थ बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अकेला पदार्थ बना रहे थे, मतलब दोनों को जोड़ दे रहा था। तो इस अवस्था में क्या कह रहे थे हम? ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये होती है संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। जब आप समझ आए यहां तक की, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपघटन अभिक्रिया क्या। अपघटन जानते हो? अपघटन मतलब होता है तोड़ना। अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, अपघटन मतलब होता है टूटना। तो आज हम अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है अपघटन, यहाँ पे लिखते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, तो क्या होता है अपघटन अभिक्रिया? तो क्या होता है अपघटन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया होता है जब कोई दो पदार्थ, क्या होता है? जब कोई एक पदार्थ होता है वो ही टूटेगा ना, दो पदार्थ नहीं टूटेंगे। जब कोई एक पदार्थ क्या होता है? बाहरी प्रभाव के कारण। किसके कारण? बाहरी प्रभाव के कारण। बाहरी प्रभाव के कारण क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या करता है? दो या दो से ज्यादा, टूटने के बाद टूटने के बाद क्या होता है? टूट जाता है तब ऐसे लिख सकते हैं, तथा तथा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझो क्या है? बात समझो क्या है? और ये जो अपघटन अभिक्रिया है ना, ये जो अपघटन अभिक्रिया है तीन स्थितियों में होती है। तो कितनी स्थितियों में? तीन स्थितियों में। कौन कौन सी तीन स्थितियां हैं? तो लिखेंगे यह अभिक्रिया कौन? पहली स्थिति प्रकाश में, दूसरी स्थिति विद्युत में और तीसरी स्थिति ऊष्मा में, है ना, तीनों स्थिति में। तो यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा द्वारा होती है। यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत तथा ऊष्मा, लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, तथा ऊष्मा द्वारा होती है।
अब समझते हैं इसको सही ढंग से। अब समझते हैं सही ढंग से हम। देखो यह अभिक्रिया कैसे होती है। अपघटन क्या होता है? अपघटन मतलब टूटना। क्या होता है? टूटना। और कह रहा है जब कोई एक पदार्थ, अभी तक संयोजन में क्या हो रहा था, दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे थे और अकेला पदार्थ बना रहे था ऐसा। लेकिन अपघटन में ऐसा नहीं है। अपघटन में इसका विपरीत है। विपरीत क्या है? जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव, बाहरी प्रभाव मतलब जो दूसरा पदार्थ होगा जिसके प्रभाव से कोई अभिक्रिया टूटेगी ना, वो पदार्थ उस अभिक्रिया में शामिल नहीं होगा, तो उसे यहाँ पे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब ये उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को तो करवाएगा लेकिन उस अभिक्रिया में शामिल नहीं होगा, है ना। ये उत्प्रेरक कौन होता है पता है? अपनी भाषा में कहें तो पड़ोस वाली आंटी होती है। उत्प्रेरक क्या होता है? अपनी भाषा में पड़ोस वाली आंटी होती है। देखो कह रहा है कि एक परिवार होता है, एक परिवार होता है, मियाँ बीवी होते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ। अब पड़ोस वाली आंटी क्या होती है? पड़ोस वाली आंटी आती है, थोड़ा सा भड़काती है वाइफ को, भड़काएंगी वाइफ को। और वाइफ क्या होती है? अपने हस्बैंड के प्रति थोड़ा सा उसके मन में कुछ गलत निगेटिव मतलब थॉट्स डाल देती है पड़ोसी, और वो पड़ोसी फिर अपने घर चला जाता है। जो पड़ोसी है वो उत्प्रेरक है। मतलब इसको क्या कर रहा है? अभिकारक को भड़का के जा रहा है। और उत्प्रेरक मतलब उस अभिक्रिया में शामिल नहीं हो रहा है, अभिकारक को भड़का के और बस निकल जा रहा है। तो पड़ोस वाली आंटी भी ऐसी होती हैं। क्या होती हैं? वो आएंगी आएंगी और क्या करेंगी? जो वाइफ होगी ना उसको भड़काएगी और अपने घर चली जाएगी। उसके बाद में फिर झगड़ा पे झगड़ा होता रहेगा, हस्बैंड वाइफ होगा ना। सेम इसी प्रकार से क्या होता है? कोई एबी, एबी क्या है? एक पदार्थ है और पदार्थ के पड़ोस में एक आंटी रहती है जिसे बोलते हैं उत्प्रेरक। आंटी को उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। और यही आंटी क्या करती हैं? आती हैं इनमें से एक को क्या करती हैं? भड़का के चली जाती है अपने घर। और क्या हो जाता है? फिर भैया इनके बीच में होती है लड़ाइयां, और लड़ाइयों के बाद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, फिर बात आगे तक जाती है, डिवोर्स होता है या नहीं होता है वो तो फिलहाल इतना ज्यादा आगे तक नहीं जाएगी। लेकिन हाँ एक समझाने के तरीके से आपको बता रहे हैं। क्या होता है? जो उत्प्रेरक होता है इसका काम केवल इतना होता है कि अभिक्रिया को कराए और निकल जाए, ये अभिक्रिया में शामिल नहीं होता है। ठीक है, फिर से समझते हैं अपघटन और क्रिया क्या है। जब जब कोई, यहाँ पे लिख दिया गलत हो गया, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, बाहरी प्रभाव क्या है? उत्प्रेरक। बाहरी प्रभाव के कारण क्या होता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तब दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। देखो ये एक पदार्थ था, ये क्या आया? बाहरी प्रभाव इसने डाला, उत्प्रेरक ने। बाहरी प्रभाव के कारण ये क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा भागों में टूट गया। अब दो या दो से ज्यादा भागों में टूट जाने को ही क्या कहते हैं? हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं ना। और ये अपघटन अभिक्रिया तीन स्थितियों में पूरी होती है। तीन स्थितियों में होती है। कौन सी? प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। मतलब ऊष्मा के प्रभाव में अभिक्रिया होती है, प्रकाश के प्रभाव में होती है और विद्युत के प्रभाव में। जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक प्रकाश, प्रकाश क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। विद्युत क्या है? उत्प्रेरक का काम करती है। और ऊष्मा क्या है? उत्प्रेरक का काम करता है। बात समझ आई? क्या होती है अपघटन अभिक्रिया? क्या होती है अपघटन अभिक्रिया? क्या होती है कि भैया कोई एक अकेला पदार्थ था, क्या था? कोई एक अकेला पदार्थ था और कोई उत्प्रेरक आके उसको भड़का दिया उसने, और भड़काने के बाद जो आगे अभिक्रिया से जो भी प्राप्त हो रहा था वो दो या दो से अधिक भागों में अभिकारक टूट जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की बताया भी, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। तो इतना नोट करो, इसके बाद देखो आगे बताते हैं। देखो क्या होता है, इसके आगे बात समझते हैं हम। इसके आगे क्या है? ये प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन और ऊष्मीय वियोजन, इन तीनों की बातें हम समझ लेते हैं। क्या है? सबसे पहले प्रकाश लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? वियोजन अभिक्रिया थी, संयोजन हटा देते हैं। अभिक्रिया कौन सी थी? अभिक्रिया थी वियोजन, सॉरी वियोजन नहीं थी, अपघटन थी। अपघटन अभिक्रिया थी, अपघटन।
अपघटन 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 अभिक्रिया थी। और ये अपघटन अभिक्रिया 3 स्थितियों में हो रही थी। अभी हमने बताया अब अपघटन अभिक्रिया कितनी स्थितियों में हो रही थी? 3 स्थितियों में। कौन कौन सी? पहली स्थिति थी प्रकाशीय। पहली स्थिति क्या थी? प्रकाश उत्प्रेरक था, उसके प्रकाश उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही थी। दूसरे क्या थी? दूसरी थी विद्युत विद्युत वियोजन। और तीसरी ऊष्मीय वियोजन। यहां पे लिख सकते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है? ये देखो तीनों की बातें हम समझते हैं, तीनों का मतलब समझते। जो अपघटन अपघटन पढ़ा रहे हैं, वियोजन में आ जा रहे हैं, तुम लोग बताते भी नहीं हो। ये यहाँ पे अपघटन कर लो। वियोजन देखो है, वियोजन और अपघटन सेम, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको बताएंगे क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाशीय अपघटन। अपघटन विद्युत अपघटन ऊष्मीय अपघटन। देखो अपघटन और वियोजन में थोड़ा सा अंतर है, वो बताएंगे आपको। तो जो प्रकाशीय वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? प्रकाश जो है वो एक उत्प्रेरक का काम करता है, हमने यहाँ पे बताया था उत्प्रेरक का काम करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो क्या हो जाए, प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाए। इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिक्रिया करके देखते हैं हम। यहाँ पे ले लिया सिल्वर क्लोराइड AgCl, और AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? प्रकाश करेगा। किसका? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अब सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश उत्प्रेरक, ये सूर्य का प्रकाश क्या उत्प्रेरक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाए? टूट जाए। मतलब किसमें? सिल्वर अलग हो जाए और क्लोरीन अलग हो जाए। जो चांदी है वो अलग हो जाए और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाए। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सिल्वर है Ag वो अलग हो जाएगा, और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाएगी। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? एकल अभिकारक किसमें टूट जाता है? किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एकल अभिकारक किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूट जाए और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अपघटन अभिक्रिया 3 स्थितियों में पूरी होती है। कौन कौन सी 3 स्थितियां? पहली है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन मतलब ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाए? टूट जाए। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या था? 1 विलयन था। यहाँ पे लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सूर्य के प्रकाश में रखा ना, तो क्या हो जा रहा है? वो सिल्वर मतलब चांदी जो है, सिल्वर जो है अलग हो रहा है, और क्लोरीन ये गैस है होगी, तो क्लोरीन अलग हो जा रही है। मतलब जब चांदी है, सिल्वर जो है वो अलग टूट के जा रहा है और चांदी अलग टूट के जा रही है। अभी बैलेंस नहीं है, कर लो ना। यहाँ से क्या है? क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, या 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सिल्वर 2 होगा, यहाँ पे चांदी 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, बैलेंस। ये तो बात प्रकाशीय वियोजन जो सूर्य के प्रकाश में टूट रही थी ना। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन की। किसकी? विद्युत अपघटन की। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? सेम अपघटन तो सेम ही होता है ना, एकल अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटता है। अपघटन ये भी है, लेकिन विद्युत की उपस्थिति में। अब यहाँ पे उत्प्रेरक क्या होगा? विद्युत होगी। क्या होगी? विद्युत होगी। अब यहाँ पे हम एक और रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे ले लिया जल ले लिया। अब जल में उत्प्रेरक का काम कौन करेगा भैया? विद्युत करेगी ना, विद्युत। भैया विद्युत, जल में उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? विद्युत। अब जैसे ही जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो जल होगा वो टूट जाएगा। जल क्या होगा? टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। गैसें हैं, मुक्त करेंगे, है ना। तो ये जो जल होगा किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा।
बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस भी कर लो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थी, ठीक है, ऑक्सीजन 2, 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी बैलेंस हो गई। तीसरी जो थी ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, अपघटन तो पता है अभी बताई। तो अब ऊष्मा के प्रभाव में जो अभिक्रिया टूटे, किसके? ऊष्मा के प्रभाव में, ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट के प्रभाव में जो अभिक्रिया टूटे क्या होगी? ऊष्मीय वियोजन होगी। क्या होगी? ऊष्मीय वियोजन। एक और रिएक्शन लेते हैं, इसकी रिएक्शन लेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूना पत्थर की, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे भैया? ऊष्मा देंगे, ताप देंगे। ताप को ऐसे दिखाते हैं हम, ताप भी होगा, ताप को हम किससे दिखाएंगे? इस सिंबल के द्वारा, मतलब ऊष्मा जब हम देते हैं, ताप देते हैं, गर्मी देते हैं, तो इस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, तो आप दिखा दिया। जब हम क्या करते हैं, चूना पत्थर या फिर चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो ये चूना पत्थर टूट जाता है, मतलब ताप देने पे, ऊष्मा देने पे क्या होता है? चूना पत्थर टूट जाता है और प्राप्त क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, यहाँ पे CO2 गैस भी प्राप्त हो जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है? तीनों अवस्थाओं में क्या है तो अपघटन ही, लेकिन क्या है? अलग अलग स्थितियों में। एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद तो बन रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्या है? अलग अलग। देखो पहली जो स्थिति थी वो प्रकाशीय वियोजन थी, मतलब प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा था? ये टूट रहा था ना, सिल्वर क्लोराइड। और दूसरी कौन सी वाली स्थिति थी? विद्युत अपघटन। उसमें क्या था? जल विद्युत धारा प्रवाहित करने से टूट रहा था, है ना। और तीसरी स्थिति ऊष्मीय वियोजन, मतलब ताप देने पर कोई भी अभिक्रिया पूर्ण हो रही। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये तीनों स्थितियां आपके सामने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज, छोटी सी चीज और बची है। एक क्वेश्चन बनता है आपकी हाई स्कूल के पेपर में, क्वेश्चन बनता है, वो आपसे करवाते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करता है हाई स्कूल के पेपर में कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? ऐसा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन है, हाई स्कूल के पेपर में ज्यादातर पूछता है, कहता है सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया हाई स्कूल में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया हाई स्कूल के एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की या फिर गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था प्रकाशीय वियोजन में, क्या होता है? जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए, सिल्वर क्लोराइड यही तो, अभी यहाँ सिल्वर क्लोराइड यही तो है ना। और सिल्वर क्लोराइड में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ गया तो क्या होगा? सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएंगे ना। लेकिन अगर काले रंग की बोतल होगी या फिर गहरे रंग की बोतल होगी, जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाए, है ना, जहां पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाए, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो भैया ये जो सिल्वर है और क्लोरीन टूटेंगे ही नहीं। अगर सिल्वर क्लोरीन को तोड़ना होता तो उसको भर के क्यों रखते हैं बोतलों में, है ना। तो इसी वजह से क्वेश्चन यही था, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर उसको हम हल्के रंग की बोतलों में या सफेद बोतलों में रख देंगे तो वहां पर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाएगा और जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर यही था। इतना नोट करो, बताते हैं, इतना नोट करो फिर बताते हैं आगे। यहां तक हुआ? नोट किया? चलो, अपघटन की बात खत्म हुई, अब बात करते हैं वियोजन की। अब बात करते हैं वियोजन की। देखो, वियोजन अभिक्रिया, बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया? तो हमने अभी अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, हमने बताया था ज्यादा कुछ अंतर नहीं है दोनों, बस थोड़ा सा अंतर है, अपघटन और वियोजन में थोड़ा सा अंतर। तो अपघटन और वियोजन में अंतर क्या है? हम अपघटन में क्या लिखे थे वही लिखेंगे। क्या लिखा था? जब
कोई एक पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ क्या हो, किसी बाहरी प्रभाव के कारण क्या हो, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, टूट जाता है, तब, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है तब, या फिर और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। यहां पे और लिख सकते हैं तो की जगह और ठीक है, ये कोई में ई तो छूट ही जाता था बार बार, इसके पहले भी छूट गया था, दोनों बार हो गया मेरे साथ ऐसे ही, पता नहीं ई काहे छूट रहा है। हमने एक बार पहले भी लिखा था, उसमें भी ई छूट गया था, देख लो यहाँ पे क्या था वियोजन, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेता है ना, तो क्या होता है, और क्या होता है, और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है या बना लेता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, परंतु एक बस देखो है बिल्कुल वैसे ही है, क्या है, अपघटन की तरह है, वियोजन अभिक्रिया भी क्या है, अपघटन की तरह है, लेकिन इसमें परंतु क्या है, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है, अपघटन में भी टूट रहा था और दो या दो से अधिक पदार्थ बना भी दे रहा था, अपघटन में भी सेम था, हमने क्या बताया था, बस थोड़ा सा अंतर होता है, अंतर क्या होता है, तो देखो अंतर क्या होता है, परंतु बाहरी प्रभाव हटा लेने पर जो पदार्थ होता है वो मूल अवस्था में आ जाता है, परंतु परंतु बाहरी प्रभाव हट जाने पर पदार्थ अपने अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, आ जाता है, इसे वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो भैया समझो, समझो क्या है वियोजन अभिक्रिया क्या है, देखो अपघटन में अभी हमने फिर से बताया, अपघटन में क्या हो रहा था, कोई एक पदार्थ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी बाहरी प्रभाव की उपस्थिति में क्या हो रहा था, टूट रहा था, और दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा था, सेम इसमें भी वही है, वियोजन में बाहरी प्रभाव के कारण टूट रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी एक पदार्थ है जो, वो क्या हो रहा है, बाहरी प्रभाव उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ पे उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूट रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो रहा है, टूट रहा है, ए प्लस बी में टूट रहा है ना, लेकिन जो उत्प्रेरक है, बाहरी प्रभाव जो है, बाहरी प्रभाव, अगर ये बाहरी प्रभाव हट जाए, अगर उस बाहरी प्रभाव को हटा दे रहे हैं तो जो अभिक्रिया है, जो पदार्थ है, वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जा रहा है, बस इतना सा अंतर है दोनों में। कितना अंतर है कि भैया जो अभिक्रिया हो रही है ना, उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो काम कर रहा है ना, वो उत्प्रेरक अगर हटा लिया जाए तो अभिक्रिया जैसी थी वैसी फिर से बन जाएगी। ये अंतर है दोनों में, वियोजन और अपघटन में। क्या अंतर है कि भैया अगर हमने किसी भी पदार्थ पर क्या किया, अगर हमने किसी भी पदार्थ पर कोई उत्प्रेरक लगाया,
और वही अगर उत्प्रेरक हमने थोड़ी देर के बाद हटा लिया तो वही उत्प्रेरक हट जाने पर ही क्या होगा, जो अभिक्रिया पहले बनी थी ना वो अभिक्रिया फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, विस्थापन सॉरी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी बात समझ आई, दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन अंतर बहुत बड़ा सा है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन अंतर बहुत बड़ा सा है। बस इसी चीज को याद रखना, जो अपघटन अभिक्रिया थी वो क्या हो रही थी, बाहरी प्रभाव के कारण, है ना, बाहरी प्रभाव के कारण मतलब उत्प्रेरक के कारण टूट रही थी और वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ रही थी, वही रह रही थी, ठीक है। लेकिन वियोजन में क्या है कि भैया जो उत्प्रेरक है ना उसके प्रभाव में अभिक्रिया टूट रही है, लेकिन अगर उत्प्रेरक हट जाता है तो वो जो अभिक्रिया है वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं हम, इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण लेते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। भाई यहाँ पे देखिए NH4Cl, ये ले लिया एक उदाहरण अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड को भैया हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया, उत्प्रेरक किया, इसको उत्प्रेरक किया, उत्प्रेरक। अब इसको क्या किया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, और अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप क्या हुआ, जो अमोनियम क्लोराइड था वो टूट जाएगा, अमोनियम और क्लोरीन एक हाइड्रोजन यहां से ले लेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, ये टूटेगा अमोनिया में और HCl में, क्या में टूटेगा, अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूटेगा, किसमें टूटेगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, कौन, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन क्या करें, ये जो उत्प्रेरक रखा था हमने, उत्प्रेरक लगाया था ना, अगर उत्प्रेरक को हटा लें क्या हो जाए भैया, अगर उत्प्रेरक को हटा लें तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी, और इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आई, बात समझ आई, कोई डाउट है अभी, नहीं है ना, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। इसको नोट करो आप, इसको नोट करो, फिर आगे और थोड़ा सा बताते हैं, बस खत्म। इसको नोट कर लीजिए, यहां तक हुआ, यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या है तो कमेंट में बताना हमें। अब बात करते हैं हम, इसको पहले इरेज करते हैं, यहां तक की बात क्लियर होगी, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अगर यहां तक में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया, किसकी बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, क्या हो, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे और स्वयं उसका स्थान ले ले, है ना, उसको क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखे हम विस्थापन अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व कम, इतने रखते हैं, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, विस्थापित कर दे मतलब हटा दे, विस्थापित कर दे, तथा तथा स्वयं उसका स्थान, तथा स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तथा स्वयं उसका स्थान ले लेता है, या ले ले, है ना, ले ले, तब
इस अभिक्रिया को तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं, बात समझो। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? कह रहा है कि जब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व हो और वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर दे? विस्थापित कर दे, बाहर निकाल दे। और इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में या इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो यहां पे भैया, कोई एक ए तत्व था, वो अधिक क्रियाशील था। दूसरा एक यौगिक था बी और सी। बी में, इस यौगिक में एक ये वाला तत्व था, एक ये ए तत्व अधिक क्रियाशील है, और बी और सी यौगिक में एक तत्व है बी जो कम क्रियाशील है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है भैया कि भैया जो ए तत्व है ना, इस बी तत्व को इसके स्थान से बाहर निकाल दे। क्या बना ले? ए और सी बना ले। क्या बना ले? ए और सी बना ले, और बी को क्या कर दे भैया? बाहर निकाल दे। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हमको पता है आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा। क्या डाउट है? वो डाउट है कि सर जी हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट है, वो हम आपको बताते हैं। चार्ट जो है वो बताते हैं, चार्ट बनाते हैं। चार्ट है, चलो देखते हैं क्या है वो चार्ट। चार्ट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मतलब क्या है? पोटेशियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम क्या है? मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, और मैग्नीशियम है। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। मतलब एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक और लेड, पीबी। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक और लेड। एल्यूमिनियम आयरन नहीं होगा, एल्यूमिनियम के बाद जिंक होगा, सॉरी, एल्यूमिनियम के बाद जिंक होगा, एल्यूमिनियम, जिंक। अब यहाँ पे आयरन, Fe। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। मरकरी मतलब Hg। मरकरी क्या होता है? Hg। हाइड्रोजन अकेला है ना, मरकरी। उसके बाद Ag, सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड, सोना। दिख रहा है नीचे तक? ये क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे, कॉपर, मरकरी, चांदी, सिल्वर और गोल्ड। मतलब सोना। ठीक है, ये होता है सक्रियता। ये क्या है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर है वो क्या है? अधिक सक्रिय है, और जो तत्व सबसे नीचे है या ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? कम सक्रियता। तो यहां से क्या करेंगे? नीचे से ऊपर ऐसे बना लेंगे कैरो, एक नीचे की तरफ। यहां पे लिखेंगे ये वाली क्या है? अधिक सक्रिय। उधर दिखाई नहीं देगा, इधर एरो बनाते हैं, ये एरो। ये क्या है? अधिक सक्रिय। अधिक सक्रिय तत्व। जितना हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे क्या होगा? तत्व अधिक सक्रिय होंगे, और जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे क्या होगा? यहाँ पे कम सक्रिय तत्व क्या होंगे? कम सक्रिय तत्व। बात समझ आई कि भैया क्या है? जो पोटेशियम है वो सोडियम से अधिक सक्रिय है, जो सोडियम है कैल्शियम से ज्यादा सक्रिय है, कैल्शियम है वो मैग्नीशियम से ज्यादा सक्रिय है, मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा सक्रिय है। मतलब सक्रियता श्रेणी में अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो जो तत्व होंगे वो अधिक सक्रिय मिलते जाएंगे, और सक्रियता श्रेणी में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या होगा? जो अधिक सक्रिय तत्व है ना, उनसे आप कम सक्रिय तत्वों की तरफ बढ़ते जाओगे। तो ये चार्ट जो है वो भी आप नोट कर लेना। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल क्या है? जिंक ले लेते हैं। ए पदार्थ की जगह पे लेते हैं जिंक, Zl। क्या लेते हैं? जिंक। और दूसरा पदार्थ लेते हैं कॉपर सल्फेट। देखो रखते हैं थोड़ा सा, क्या रखते हैं? कॉपर सल्फेट। ध्यान से देखो,
जिंक एक धातु है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है ना। तो इसमें जिंक जो तत्व है और एक इसमें कॉपर तत्व है, तो दोनों में से बताओ अधिक क्रियाशील कौन है। देखो भैया यहाँ पे अधिक क्रियाशील एक जिंक हो गया और एक हो गया कॉपर। देखो यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। तो क्या होगा, जिंक कॉपर को उसके स्थान से बाहर निकाल देगा। तो जिंक कहां जाएगा भैया, कॉपर को उसके स्थान से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर को बाहर निकालेगा। तो भैया कॉपर चुपके से, क्योंकि कम सक्रिय है, बाहर निकल जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ में मिल जाएगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। बस इतनी सी बात है, इसको समझ लेते हैं, खत्म। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया हमने बताया अभी कि जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से, जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, मतलब निकाल दे, बाहर भगा दे। देखो यहां से जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल दे। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक बात समझ आई। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।